This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हमारे यहाँ पुलिस के बारे में अक्सर ही ये कहा जाता है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं करती और करती भी है तो बहुत सुस्त रफ्तार से करती है, जिसकी वजह से कई अपराधी कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत, मगर बावजूद इसके पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की एक एक कड़ी को जोड़ा और सिर्फ 3 दिन के अंदर केस को सुलझाया, वो अपने आप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक मिसाल है। कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है। अमरोहा में एक गांव है बावनखेड़ी। इस गांव में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया थे मास्टर शौकत अली। मास्टर शौकत अली के अलावा उस परिवार में 7 और लोग रहते थे, जिनमें से एक थी उनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम, इन दोनों का एक 10 महीने का बेटा अर्श, इसके अलावा छोटा बेटा राशिद, इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी राबिया भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। तो कुल मिलाकर उस परिवार में टोटल 8 लोग रहते थे। पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। मास्टर शौकत अली जो थे वो एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरार थे। उनका बड़ा बेटा अनीस जलंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक कर रहा था और बेटी शबनम ने डबल एमए कर रखी थी और एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाया करती थी। मतलब कि परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और पूरे बावनखेड़ी गांव में उस परिवार का बहुत रुतबा था। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर न सिर्फ उस परिवार पर हुआ बल्कि उसने पूरे बावनखेड़ी गांव की सोच ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि 14 अप्रैल 2008 की देर रात लगभग 2:15 बजे के आसपास उस घर की पहली मंजिल की बालकनी से शबनम ने अचानक से जोर जोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। शबनम की आवाज सुनने के बाद जो उनके पड़ोसी थे वो भागकर शबनम के घर के पास पहुंचे, मगर जब उन्होंने घर के अंदर घुसने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा अंदर से बंद था और शबनम अब भी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। इसके बाद उससे कहा गया कि वो अंदर से दरवाजा खोले, तो वो ऊपर से नीचे आई और मेन गेट का दरवाजा खोलकर वापस ऊपर चली गई। पीछे पीछे पड़ोसी भी उस घर की पहली मंजिल पर पहुंचे, मगर वो लोग जैसे ही ऊपर पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर 7 लाशें पड़ी थी और पूरे घर में खून ही खून बिखरा पड़ा था। शबनम के माँ बाप, दोनों भाई, एक भाभी, एक फुफेरी बहन और एक 10 महीने का बच्चा जो कि शबनम का भतीजा था, उन सभी की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी हुई थी और शबनम उन लाशों के बगल में बैठकर बेतहाशा रोई जा रही थी। इसके बाद जब शबनम से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ तो उसने बताया कि रात को कुछ चोर डाकू टाइप आदमी आए और सभी को मारकर चले गए। इसी दौरान एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन लगा दिया और थोड़ी देर बाद ही हसनपुर थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस भी जब वहां पहुंची और उन लाशों को देखा तो उनके भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था। जो 7 लाशें वहां पड़ी थी उनमें से अगर एक 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो सभी लाशों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो क्राइम सीन को सील किया और फिर अपने सीनियर को इसकी जानकारी दी। सुबह होते होते ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और शबनम के घर के अंदर और बाहर लोगों का तांता लग गया। जिसने भी उस घटना के बारे में सुना वो अंदर तक कांप गया और जब उन्होंने परिवार की इकलौती बची बेटी शबनम को रोता बिलखता देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। सभी के मन में शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस और प्रशासन के लिए गुस्सा पनपने लगा। जिस तरीके से एक घर के अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उसे देखते हुए लोगों ने वहां की कानून व्यवस्था, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए वहां की प्रशासन ने हसनपुर थाने के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को दे दिया, जो कि अमरोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे, क्योंकि उनकी इमेज लोगों के बीच काफी अच्छी थी। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता 15 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह घटना वाली जगह पहुंच गए।
मगर उन्होंने जैसे ही उन लाशों के ऊपर पड़ी चादर को देखा तो उनके दिमाग में एक चीज खटकी। पर फिर उन्होंने लाशों का पंचनामा करके सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने उस घटना में इकलौती बच्ची शबनम से पूछताछ करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था और जाहिर सी बात है कि जिसने एक साथ अपने परिवार के सभी लोगों को खो दिया हो उसकी हालत क्या होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इधर पुलिस के लिए परेशानी यह थी कि शबनम के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं था जो कुछ बता सके, इसलिए किसी तरह पुलिस ने शबनम से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की। तो शबनम ने बताया कि रात को नीचे बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए वो सोने के लिए ऊपर छत पर चली गई। आधी रात के करीब कुछ लोग पीछे की दीवार के जरिए पहली मंजिल पर पहुंचे और सभी को मारकर वापस मेन गेट से बाहर भाग गए। पुलिस ने शबनम का शुरुआती बयान दर्ज करने के बाद उनके पड़ोसियों से भी बयान लिए और फिर आगे की तफ्तीश शुरू की, मगर केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता को शबनम के बयान से एक और चीज खटकी, और वो ये कि पड़ोसियों ने बताया कि रात को जब वो पहुंचे तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था और शबनम ने अपने बयान में बताया कि वो सभी कातिल मेन गेट से बाहर भागे थे। तो अब सवाल ये था कि गेट अंदर से किसने बंद किया। इसके बाद पुलिस पीछे की उस दीवार के पास पहुंची जहां से शबनम ने बताया कि वो चोर उस घर में दाखिल हुए थे। वो पीछे की जो दीवार थी उसकी ऊंचाई जमीन से करीब 14 फीट ऊंची थी और उस दीवार पर बिना सीढ़ी के कोई भी ऐसे ही नहीं चढ़ सकता था, मगर पुलिस को वहां से ना तो कोई सीढ़ी मिली और ना ही दीवार पर सीढ़ी का कोई निशान। इसके अलावा शबनम ने बताया था कि उस रात बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो ऊपर छत पर सोने चली गई थी, जबकि उसके घर में पंखा भी था और इन्वर्टर भी। और जब पुलिस जांच के लिए उस घर की छत पर पहुंची तो उन्हें छत पर कोई बिस्तर वगैरह नहीं मिला। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले किसी भी इंसान ने कोई हाथापाई नहीं की थी। और सबसे हैरान करने वाली जो रिपोर्ट आई वो ये थी कि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी 6 लोगों को मरने से पहले किसी तरह की कोई नशीली चीज दी गई थी, क्योंकि उन सभी 6 लोगों के पेट में सूजन मिली थी और पेट के अंदर की स्किन भी लाल पड़ गई थी। जो 10 महीने का बच्चा था उसे कोई नशीली चीज नहीं दी गई थी और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को जो लाश के ऊपर पड़ी चादर देखकर शक हुआ था वो बिल्कुल सही निकला। लाशों के ऊपर जितनी भी चादर थी वो बिल्कुल सही ढंग से पड़ी थी, जिसका ये साफ मतलब था कि किसी ने भी मरने से पहले कोई विरोध नहीं किया था। जबकि एक मरने वाला इंसान किसी भी कीमत पर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसके जिस्म पर खुद को बचाने के निशान भी होते हैं और उनके ऊपर पड़ी चादरें भी बिखरी हुई होती है, मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो सभी पहले से ही बेहोश थे। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठा कि जब उस रात घर में सभी लोग मौजूद थे और अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि किसी बाहर वाले ने धोखे से उन्हें नशीली चीज दी थी, तो फिर शबनम इससे कैसे बच गई। खैर, इसके बाद जब पुलिस ने पूरे घर की दोबारा जांच की तो उन्हें बेहोशी की दवा का एक खाली पत्ता भी मिल गया। तो अब तक हुई तफ्तीश में ये साफ था कि शबनम ने अपने बयान में जो कुछ भी कहा वो हालात के हिसाब से मैच नहीं हो रहे थे और पुलिस को यह बात खटक रही थी कि ऐसा क्यों, और इस क्यों का जवाब सिर्फ शबनम ही दे सकती थी। पुलिस चाहती थी कि शबनम से अच्छे से पूछताछ की जाए, मगर पुलिस की दिक्कत ये थी कि वो शबनम के साथ कड़ाई से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पुलिस ऐसा करती तो हो सकता था कि वहां का माहौल और बिगड़ जाए। पुलिस ने 1-2 बार शबनम से बात करने की कोशिश भी की, पर शबनम के साथ मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए पुलिस भी थोड़ा माहौल शांत होने का इंतजार करने लगी। इसी बीच हुआ यह कि बहुत ज्यादा रोने धोने की वजह से शबनम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसलिए डॉक्टर को उसका चेकअप करने के लिए बुलाया गया। और जब डॉक्टर ने शबनम का चेकअप किया तो एक नई चीज सामने आई। पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है और उसकी कोख में 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा है। शबनम की प्रेगनेंसी वाली बात जब पुलिस को पता चली तब उनके मन में कई और सवाल घूमने लगे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शबनम के ही पास था। दूसरी तरफ इस हत्याकांड की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच जाती है। उस वक्त उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी वो थी मायावती, और जब उन्हें इस हत्याकांड के बारे में पता चला तो घटना के तीसरे दिन यानी 17 अप्रैल 2008 को
मुख्यमंत्री मायावती खुद दौरा करने बावनखेड़ी गांव पहुंची और शबनम के घर जाकर उसे दिलासा दिया और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया। अच्छा, मुख्यमंत्री मायावती के बावनखेड़ी गांव पहुंचने से पहले एक और चीज हुई थी और वो ये थी कि वो चाहती थी कि शबनम को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाए, क्योंकि शबनम अब उस परिवार में अकेली रह गई थी। मगर जब ये खबर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को पता चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पीए से कहा कि वो अभी शबनम को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान ना करे, क्योंकि उन्हें शक है कि इस हत्याकांड में शबनम का हाथ हो सकता है और वो इस केस को सुलझाने के बहुत करीब है। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की बात सुनने के बाद शबनम को दिए जाने वाले मुआवजे को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया और ये फैसला किया गया कि जब ये केस सुलझ जाएगा उसके बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाएगा। तो जैसा कि इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा था कि वो इस केस को सुलझाने के बहुत करीब है, ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही दिन यानी 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसने इस केस का पूरा पासा ही पलट दिया और उनके शक को यकीन में बदल दिया। हुआ ये कि पुलिस को अपने मुखबिर के जरिए एक टिप मिली। उस मुखबिर ने पुलिस को बताया कि वो अगर इसी गांव में रहने वाले एक शख्स सलीम को उठा लेगी तो ये केस अपने आप खुल जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फौरन अब सलीम की तलाश शुरू कर दी, मगर सलीम उन्हें उस गांव में कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस पूछताछ करते करते उस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर गजरौला पहुंची और आखिरकार 18 अप्रैल 2008 की दोपहर पुलिस सलीम को गजरौला से गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने पहुंचने के बाद अब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने सलीम का इंटेरोगेशन शुरू किया। पहले तो सलीम ने ना नुकर किया, मगर जब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने पुलिस अंदाज में उससे पूछा तो थोड़ी देर बाद ही उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इसके बाद अब यूपी पुलिस सीधे शबनम के पास पहुंची और उसे उठाकर पूछताछ शुरू कर दी, मगर शबनम अब भी अपनी वही पुरानी कहानी दोहराए जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम का सामना सलीम से करवाया। सलीम को देखते ही वो समझ गई कि अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं, लिहाजा उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर पुलिस को पूरी कहानी बयां की। पूरी कहानी जो थी वो कुछ यूं थी कि घटना से करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात उसी बावनखेड़ी गांव में रहने वाले एक शख्स सलीम से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। मगर जब शबनम ने ये शादी वाली बात अपने घर में बताई तो उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शबनम और सलीम के बीच जमीन आसमान का फर्क था। जहां शबनम अच्छी खासी पढ़ी लिखी 2 सब्जेक्ट में एमए थी, वहीं सलीम सिर्फ 8वीं पास था। एक तरफ जहां शबनम का परिवार ठीक ठाक पैसे वाला और पूरे गांव में अच्छा रुतबा रखने वाला था, वहीं दूसरी तरफ सलीम एक छोटा मोटा बढ़ई का काम करता था। इसलिए शबनम के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। मगर शबनम ने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद भी सलीम से अपने रिश्ते कायम रखे और अपने रिश्ते को परवान चढ़ाती गई। इसी दौरान एक दिन शबनम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद उसने फिर से अपने घर वालों को मनाने की खूब कोशिश की, पर वो नहीं माने। मगर शबनम ये ठान चुकी थी कि वो शादी करेगी तो सलीम से ही। अब यहाँ वो दोनों अगर चाहते तो घर से भागकर भी शादी कर सकते थे और अपनी एक अलग दुनिया बना सकते थे, मगर उसमें परेशानी ये थी कि अगर वो घर से भागते तो शायद उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती और हो सकता था कि उनके खाने के भी लाले पड़ जाते। इसी उधेड़ बुन में शबनम ने एक दिन सोचा कि क्यों न वो अपने घर वालों को ही रास्ते से हटा दे। उसके बाद ना तो उसे कोई रोकने टोकने वाला होगा और वो पूरी प्रॉपर्टी की मालिक भी बन जाएगी। इसी के बाद शबनम ने अपने ही परिवार के सभी लोगों को खत्म करने की साजिश रची और अपने प्लान में सलीम को भी शामिल कर लिया। अब शबनम ने अपने परिवार को खत्म करने का फैसला तो कर लिया, मगर यहाँ दिक्कत ये थी कि वो 2 लोग मिलकर घर के 6 लोगों पर काबू नहीं पा सकते थे। इसलिए ये तय हुआ कि उन्हें मारने से पहले किसी तरह बेहोश कर दिया जाए ताकि वो आसानी से अपना काम कर सके। 14 अप्रैल 2008 की सुबह प्लान के तहत सलीम बेहोशी की दवा लेने के लिए अपने गांव बावनखेड़ी से करीब 38 किलोमीटर दूर पागबड़ा पहुंचता है।
वो अपने गांव से ये दवाई इसलिए नहीं खरीदता ताकि किसी को कोई शक ना हो, और आपको तो पता ही है कि गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो सलीम पाक बड़ा पहुंचकर वहां के एक मेडिकल स्टोर से बेहोशी की 10 गोलियां खरीदता है और फिर उस दवा को लाकर शबनम को दे देता है। इधर होता यह है कि शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद, जो कि छुट्टी लेकर घर आए हुए थे, वो दोनों भाई एक साथ 14 अप्रैल 2008 को ही घर से वापसी के लिए निकल जाते हैं। बड़े भाई अनीस को वापस जालंधर जाना था और छोटे भाई को मेरठ। जब ये बात शबनम को पता चली तो वो सोचती है कि अगर उसके दोनों भाई चले गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके परिवार में कोई एक भी जिंदा बच गया तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो अपने भाइयों को कॉल करती है और तब तक उसके दोनों भाई गजरौला तक पहुंच गए थे। इसके बाद शबनम अपने भाइयों को किसी काम का बहाना करके गजरौला से वापस बुला लेती है और कहती है कि वो आज की बजाय कल चले जाएं। बहन की बात सुनने के बाद दोनों भाई भी वापस आ जाते हैं। इसके बाद आती है 14 अप्रैल 2008 की रात, और ये वो रात थी जिसे कि न सिर्फ बावनखेड़ी गांव बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक भुला नहीं पाए। 14 अप्रैल की रात जब शबनम के घर वालों ने रात का खाना वगैरह खा लिया तो शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उस चाय में बेहोशी की गोली मिला दी। इसके बाद शबनम ने वो नशीली चाय अपने 10 महीने के भतीजे को छोड़कर सभी को दी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10 महीने का बच्चा चाय तो पिएगा नहीं। इस बीच शबनम की सलीम के साथ फोन पर लगातार बातचीत चल रही थी, और जब चाय पीने के बाद सभी लोग अपने बिस्तर पर बेहोश हो गए तो शबनम ने सलीम से कहा कि अब तुम आ जाओ। इसके बाद सलीम आधी रात गए शबनम के घर पहुंचता है और वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लाया था। इसके बाद शबनम ने एक एक कर अपने माँ बाप, दोनों भाई, भाभी और फुफेरी बहन का सर पकड़ा और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी की गर्दन काट दी। लास्ट में बचा शबनम का 10 महीने का भतीजा, जिसे कि कुल्हाड़ी से तो नहीं काटा गया, मगर शबनम के कहने पर सलीम ने उसका गला दबाकर उसे भी शांत कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए और शबनम ने सलीम को वहां से बाहर भेजकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर आने के बाद सलीम ने उस कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और फिर अपने घर वापस चला गया। इधर शबनम सलीम को छोड़ने के बाद वापस ऊपर गई और अपने कपड़े बदलने लगी, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून की छींटें पड़ गई थी। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और जब उसने चेक किया तो पता चला कि उसका 10 महीने का भतीजा अभी भी जिंदा है और जोर जोर से रो रहा है। दरअसल जब सलीम ने उस बच्चे का गला दबाया था तो वो सिर्फ बेहोश हुआ था और उन्हें लगा कि वो मर गया। तो जब शबनम ने देखा कि उसका भतीजा अभी भी जिंदा है, उसने फौरन सलीम को फोन मिलाया और उसे वापस आकर बच्चे को फिर से मारने के लिए कहा, मगर सलीम ने वहां दोबारा आने के लिए साफ मना कर दिया और शबनम से कहा कि अब जो करना है वो तुम ही करो। इसके बाद शबनम ने खुद अपने हाथों से अपने 10 महीने के मासूम भतीजे का गला दबाकर मार डाला, और जब यह तसल्ली हो गई कि घर के सभी लोग मर चुके हैं, तब रात 2:15 बजे के करीब वो अपनी बालकनी में आई और रोना पीटना शुरू कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यूपी पुलिस ने शबनम और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद अगले दिन यानी 19 अप्रैल 2008 को दोनों को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने दोनों के कबूलनामे के बाद उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया था, पर अभी पुलिस के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो था सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले सलीम की निशानदेही पर तालाब से वो कुल्हाड़ी बरामद की। उसके बाद सलीम का मोबाइल और उसके खून से सने कपड़े भी सबूत के तौर पर अपने कब्जे में लिए। पुलिस ने शबनम के घर से भी उसका मोबाइल और उसके कपड़े बरामद किए जिसपे खून की छींटें थी। इसके अलावा पुलिस ने शबनम के घर से एक दूसरा सिम कार्ड भी बरामद किया। दरअसल शबनम और सलीम जो है वो एक अलग नंबर से बात किया करते थे, जिसका पता इन दोनों के अलावा और किसी भी तीसरे इंसान को नहीं था। और जब पुलिस को शबनम के घर से एक दूसरी सिम मिली तो पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उस कॉल डिटेल से पता चला कि 14 अप्रैल 2008 को जिस रात ये घटना हुई, उसकी शाम 7:30 बजे से लेकर रात 2:09 तक ये दोनों एक दूसरे से लगातार बातें कर रहे थे
और इस बीच इन दोनों ने एक दूसरे को 52 बार कॉल किया था। मगर इस 7:30 बजे से लेकर रात 2:09 के बीच एक 31 मिनट का गैप था जब इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, जो कि रात 1:09 से लेकर 1:40 के बीच का था। और ये वही वक्त था जब शबनम सलीम के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रही थी। तो इन दोनों की कॉल डिटेल भी इस केस का एक बहुत अहम सबूत था। पुलिस सारे सबूत और बयान इकट्ठा करने के बाद शबनम और सलीम को अदालत में पेश करती है। अमरोहा की जिला अदालत सारे सबूत और बयानों को सुनने के बाद जुलाई 2010 में इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानती है और शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाती है। इसके अलावा जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सुलझाया उसके लिए कोर्ट पुलिस की तारीफ भी करती है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज होती है। शबनम इस वारदात के 8 महीने बाद दिसंबर 2008 में जेल के अंदर ही एक लड़के को जन्म देती है, क्योंकि जब वो गिरफ्तार हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी और जेल के कानून के हिसाब से जब तक कि बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपनी माँ के साथ जेल में ही रहता है। मतलब कि शबनम के साथ साथ उसका बच्चा भी उस जेल की 4 दीवारी के बीच बंद था, जिसका कोई कसूर नहीं था। खैर, जब साल 2010 में अमरोहा की निचली अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई तो उन्होंने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराती है और अप्रैल 2013 में अपना फैसला सुनाती है, जिसमें शबनम और सलीम की फांसी की सजा को बरकरार रखती है। इसके बाद वो दोनों देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी मई 2015 में दोनों को मौत की ही सजा सुनाती है। साल 2015 में शबनम ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी उम्र 6 साल से ज्यादा की हो चुकी थी और जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में पैदा हुए किसी भी बच्चे को 6 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। इसलिए उस बच्चे को गोद लेने के लिए अखबार में एक ऐड डाला गया, जिसे देखकर उस्मान सैफी नाम का एक शख्स सामने आया और शबनम के बच्चे को गोद लेने की सिफारिश की। उस्मान सैफी जो था वो दरअसल शबनम के कॉलेज में ही पढ़ता था और शबनम से 2 साल जूनियर था। शबनम ने कॉलेज के दौरान कई बार उस्मान की पढ़ाई में और दूसरी चीजों में मदद की थी। एक बार तो शबनम ने उसके कॉलेज की फीस भी भरी थी, क्योंकि उस्मान के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। उस्मान शबनम को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था और जब उसे पता चला कि शबनम के बच्चे को गोद लेने के लिए किसी को ढूंढा जा रहा है तो वो सामने आ गया। इसके बाद उस्मान सैफी की मुलाकात शबनम से कराई गई और शबनम उसे अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो गई और फिर कागजी कार्रवाई के बाद शबनम के बच्चे को उस्मान को सौंप दिया गया। इधर जब शबनम और सलीम के लिए देश की सभी अदालतों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए तब जाकर शबनम ने भारत के राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका लगाई और उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की गुजारिश की। उस वक्त भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी और उन्होंने भी मामले को देखते हुए अगस्त 2016 में शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया। अभी पिछले साल यानी 2021 में जब जेल की तरफ से शबनम का डेथ वारंट जारी करने को कहा गया तब ये केस फिर से चर्चा में आया था, मगर इसके तुरंत बाद शबनम ने एक दूसरी दया याचिका लगा दी जिसकी वजह से उसका डेथ वारंट जारी नहीं हो सका। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शबनम ने प्यार में अंधी होकर अपने ही परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया, मगर इसके बाद भी ना तो उसे वो प्यार मिला और ना ही प्रॉपर्टी। आज 2022 में इस घटना को हुए करीब 14 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर आज भी बावनखेड़ी गांव के लोग जब उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस घटना के बाद बावनखेड़ी और उसके आसपास के कई गांव के लोग शबनम के नाम से इतना खौफ खाते हैं कि उन्होंने फिर कभी किसी का नाम शबनम नहीं रखा और जिसका नाम शबनम था उसने भी अपना नाम बदलकर कुछ और कर लिया। अभी फिलहाल शबनम बरेली की जेल में बंद है और वहीं सलीम जो है वो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और दोनों ही अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी दोनों के पास अपनी फांसी को टालने के कुछ और कानूनी रास्ते बचे हैं, पर अगर हाल फिलहाल में शबनम को फांसी हुई तो यह आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी।
क्योंकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद आज तक किसी भी महिला कैदी को फांसी नहीं दी गई। तो देखिए अभी ये मामला और कितना खिंचता है। तो ये थी शबनम की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप